हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए, आज हम नया चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 11th का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही बीबीआई चैप्टर, बहुत ही जबरदस्त उम्दा चैप्टर है अपने आप में, जिसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। कैसे होता है, क्या होता है एसएचएम। और एसएचएम में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे अलग अलग केसेस में। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर में, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम को ना खराब करते हुए। इससे पहले कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो बच्चों, प्यारे बच्चों। अभी तक अगर नहीं किया है आपने तो क्योंकि देख रहा हूं मैं सिर्फ वीडियोस देखते हैं आप लोग, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अच्छी बात नहीं है। आप चाहते हो कि ये चैनल आगे तक जाए तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। शेयर कमेंट कीजिए, जो भी डाउट्स आते हैं आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसमें है सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक पढ़ने से पहले अपने को सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होगा। अब पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? मतलब कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहला मतलब कॉन्सेप्ट समझना है वो पीरियड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? पीरियड क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल जैसे डे नाइट, 24 आवर के बाद में फिर से डे नाइट का होना स्टार्ट होगा। अरे होगा 24 घंटे के बाद में, या फिर 36 घंटे के बाद में दिन रात का होता है? नहीं ना। डे नाइट अर्थ पे कितने होता है जी? 24 आवर लेटर। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ? पीरियड कितना हो गया अर्थ का? 24 घंटे। नहीं हुआ क्या? जैसे आप साइन का ग्राफ देखे होंगे, साइन का ग्राफ बना पड़े हैं, बेसिक ये सब बात है। साइन का ग्राफ देखो जी, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, एंड दिस इज द 2 पाई। हुआ? देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, देखो फिर से, यानी कि ये 0 से 2 पाई तक ये फंक्शन कुछ इस तरह से था। अरे था। इसके बाद फिर से 2 पाई के बाद ये फंक्शन फिर से रिपीट कर गया, जैसे 0 से रिपीट किया था, 0 से स्टार्ट हुआ था। हाँ यार, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा मोशन हो रहा है, यानी कि ये क्या है? ये इसका जो पीरियड है ये कितना का हो गया? 2 पाई का। अरे हुआ ना, ये हो गया 2 पाई, यानी कि 2 पाई एंगल के बाद में, यानी कि 360 डिग्री के बाद में ये फंक्शन फिर से रिपीट करने लगता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो पीरियड समझ में आ गया कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर कोई फंक्शन रिपीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आता है पीरियोडिक मोशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? तो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देखिए जो उसमें व्हेन ए बॉडी or a moving particle repeats its motion after a fixed or certain interval of time। फिक्स्ड और क्या जी? और सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम।
fixed or certain interval of time known as periodic motion. क्या कहते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। When a body or a moving particle repeats its motion after a fixed or certain interval of time known as the periodic motion. क्या कहते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। And that interval, लिख दो जी, and that interval is called टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको? टाइम पीरियड कहते हैं। दैट इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि जितना टाइम के बाद में वो फंक्शन फिर से रिपीट करता है। मान लो कोई फंक्शन 5 मिनट के बाद में फिर से रिपीट किया वैसे ही, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 5 मिनट। कितना हो जाएगा? अगर कोई फंक्शन अगर 10 मिनट के बाद फिर से वैसे रिपीट किया तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 10 मिनट में रिपीट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 10 मिनट हो गया। कोई डाउट आपको ये नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं टाइम पीरियड, या इसी को कहते हैं और हार्मोनिक मोशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं जी? हार्मोनिक मोशन कहते हैं। समझ में आगे बातें? दैट इज नोन एज द हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन पीरियड, हार्मोनिक मोशन पीरियड कहते हैं उसको। जो मोशन का जो पीरियड है दैट इज नोन एज द हार्मोनिक मोशन पीरियड। टाइम पीरियड का ही दूसरा नाम है हार्मोनिक मोशन पीरियड। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए। क्या बोला हमने? पीरियोडिक मोशन, जब कोई बॉडी या फिर कोई मूविंग पार्टिकल एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और जो जितना टाइम के बाद में अगर फंक्शन रिपीट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, या फिर उसी को हम हार्मोनिक मोशन पीरियड कहते हैं। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। लिखिए जी फॉर एग्जांपल, हाँ अच्छा नीचे लिखिए, यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखिएगा। लिखिए द पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन, द पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन, पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन, पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन, पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन जो होता है मे बी लीनियर, मे बी पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन में भी लीनियर हो सकता है। वो लीनियर होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कॉमा पैराबोलिक हो सकता है। दिख रहा है उसमें? पैराबोलिक हो सकता है। पैराबोलिक समझते हो ना? पैराबोला कर्व। सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है। इलिप्स, इलिप्स जानते हैं ना? इलिप्स ये सब क्या है? कोनिक सेक्शन है ये सब बेसिकली। इलिप्स हो सकता है, और एनी अदर कर्व, और एनी अदर कर्व। क्या है ये? दूसरा कर्व हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिख दो, बेटा इसको लिख दो। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का रोटेशन किसके अराउंड? सन के अराउंड। दिस इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है पूरी बातें? तो देखो जी 24 घंटे के बाद में फिर से दोबारा अर्थ रोटेट करती है दिन रात होने के लिए, आया ना? तो यही होता है। तो वन रिवॉल्यूशन कितना में कंप्लीट होता है? 24 घंटे में। आई बस वन रोटेशन, नॉट रिवॉल्यूशन।
वन रोटेशन कितना चक्कर क्लियर होता है 24 आवर। फिर 24 आवर के बाद में वन रोटेशन कंप्लीट होगा। 24 आवर के बाद में फिर 24 आवर का है ना जी, पेंडुलम वॉच। हाँ, तो ये सब है। जैसे वॉच का टाइम पीरियड कितना होता है 12 आवर। 12 आवर, 12 घंटे के बाद फिर से रिपीट करेगा ना। वॉच मतलब कि आवर हैंड का, किसका जी, आवर हैंड का। आवर हैंड मतलब घंटा वाला सुई का। 12 घंटे के बाद वो फिर से रोटेट करेगा। यस। मिनट हैंड का, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होगा? नहीं 36 मिनट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूँ तो एग्जांपल नंबर 2 की बात करूँ, ये वॉच है। क्या ये वॉच है? इसमें एक है आवर हैंड, ये हो गया 12 6 3 9। अरे हुआ, एक हो गया क्या जी, ये दिस इज द आवर हैंड। अरे है, ये क्या हो गया मिनट हैंड, और ये क्या हो गया सेकंड हैंड। कौन सा हैंड हो गया? सेकंड हैंड। अरे समझ में आ रही बात? तो टाइम पीरियड ऑफ क्या जी, आवर हैंड कितना हो जाएगा 60 मिनट होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार टाइम पीरियड समझ में आ रहा है ना, एक कंप्लीट साइकिल हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? व्हाट डू यू मीन मिनट हैंड? उल्टा लिखा ना हमने, आवर हैंड हो जाएगा 12 घंटे के बाद में 12 बार होगा ना। और मिनट हैंड कितना हो गया? सॉरी, दिस इज द 60 मिनट। ये मैं देख रहा हूं आप बोल क्या रहे हो। व्हाट इज द सेकंड हैंड? 36 सेकंड। ये कितना सेकंड हैंड कितना हो जाएगा? हर एक मिनट पे 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड नहीं होगा, 60 सेकंड के बाद फिर से रिपीट कर रहा है एवरी 60 सेकंड, एवरी 60 सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया 60 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1 रिवॉल्यूशन 60 सेकंड। तो दिस इज अ टाइम पीरियड। क्लियर है? अर्थ का रोटेशन कितना हो गया 24 आवर। कितना हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ? कितना हो जाता है 24 आवर। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए। छाप दीजिए इसको एग्जांपल में। ठीक है, राइट डाउन क्विकली। छाप दो स्क्रीनशॉट लेके। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो टाइप का होगा। टू मींस आगे, फ्रो मींस पीछे, है ना जी। तो क्या होगा, आगे पीछे टाइप का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? एक ऐसा मोशन जिसका जो पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब कि इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे पीरियोडिक की बात कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। एक टाइम पीरियड के बाद वो फिर से रिपीट करेगा वो अपना मोशन। तो क्या हो गया, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन जो क्या होना चाहिए, जो किस टाइप का होगा? टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होगा, आगे पीछे करने वाला, और उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। क्या होगा उसका? फिक्स टाइम पीरियड होगा, यानी कि पीरियोडिक होना चाहिए। लेकिन एक खास बात है, जिसका कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब अब इससे आगे नहीं जा सकता, अब इससे आगे नहीं जा सकता, उसका कोई फिक्स एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता। क्या हो जाएगा जी? एक्सट्रीम पॉइंट, कि नहीं यहीं तक जाएगा वो। इट हैज नॉट फिक्स एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम समझते हो ना, एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं कि यहीं तक जाएगा, कहीं भी जा सकता हो। आई बात समझ में? जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया एक फिक्स पॉइंट। ये क्या हो गया? फिक्स पॉइंट। ये हमने इसको फिक्स कर दिया। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीन पॉइंट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के अभी। और ये हो गया एक पेंडुलम है, मान लो। क्या ये पेंडुलम है? हमने क्या किया, इसको अभी पीछे रखे, यानी कि ये फ्रो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी पहले था यहाँ पे, ओरिजिनल यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ पे लेके हम क्या कर दिए, उसको यहाँ से इसको छोड़ दिए। तो क्या हो गया, ये देखो ये फिक्स है ना, हाथ हमारा फिक्स है, हाथ क्या हमारा फिक्स है। अभी क्या हो रहा है, आगे पीछे मोशन कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, आगे पीछे मोशन कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं उसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं उसको? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आगे पीछे, और ये पीरियोडिक होना चाहिए, पर ये इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये फिक्स नहीं होना चाहिए। ये फिक्स नहीं होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है कि यहां तक ही होगा। क्लियर है? कोई फिक्स नहीं है उसका। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, क्या ये सिंपल पेंडुलम, घड़ी देखे है ना वॉच का, तो ये वॉल क्लॉक का, ये आगे पीछे करते रहता है। इसी को कहते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन मींस दिस इज द टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। दिस इज द टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। लिखिए जी, इट इज द टू एंड फ्रो
टू एंड फ्रो, दैट इज नोन एज द आगे पीछे, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, it is the to and fro type of motion called oscillatory motion, to and fro type of motion called oscillatory motion, क्या कहते हैं उसको, oscillatory motion कहते हैं, जिसमें to and fro टाइप का मोशन होता है। क्लियर है पूरी बात है। देखिए उसमें दूसरा पॉइंट में है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। हाँ एक बात हो सकता है, ये पीरियोडिक हो भी सकता है, पीरियोडिक नहीं भी हो सकता। जैसे झूला में झूले हैं, देखो ना अभी जो है ये अभी यहाँ से हमने फिक्स कर दिया, अरे इसको फिक्स किया था ना, और ये यहाँ से छोड़ दिया तो अभी जा रहा है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। क्या इसका टाइम पीरियड फिक्स है? देखो अभी यहाँ से छोड़े थे तो ज्यादा दूर में गया, अरे गया ना, पर जैसे जैसे स्लो हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, इसका साइकिल छोटा होता जाएगा। साइकिल मतलब चक्कर काटना, देखो ये साइकिल छोटा हो गया, तो क्या ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक का मतलब क्या, एक साइकिल पूरा करने में फिक्स टाइम लगेगा, तो एवरी साइकिल अगर पूरा करने में जो टाइम लगेगा वही होगा फिक्स, वही तो पीरियोडिक कहलाएगा। बट यहाँ पे क्या है, साइकिल पूरा करने में फिक्स टाइम नहीं लग रहा है। मान लो पहला वाला करने में 1 सेकंड लगा था, दूसरा में हाफ सेकंड लग गया, तीसरा में थोड़ा कम लग गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि रेस्ट में आ गया। पीरियड सेम है नहीं है, तो इफ इट इज नॉट बी पीरियोडिक, ये देखो जी यहाँ पे दूसरा पॉइंट में, इट नीड नॉट बी पीरियोडिक, इट नीड नॉट बी पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं होना चाहिए। एंड नीड नोट have fixed extreme position, जिसका कोई फिक्स एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होगा। इट नीड नॉट बी पीरियोडिक एंड नीड नॉट बी फिक्स एक्सट्रीम पोजीशन। एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। वॉल सभी ने देखा होगा, दीवार की जो घड़ी होती है जिसमें एक पेंडुलम होता है, अरे होता है, एक टाइम पे ये यहाँ होता है, एक टाइम पे ये यहाँ होता है, नहीं होता है क्या? ये हो गया आगे पीछे करते रहता है, दैट इज नोन एज द सिंपल पेंडुलम। तो ये देखो टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। एनी डाउट? क्लियर है? डाउट पर रहेगा पूछ लेना बाबू, नहीं तो जैसे नहीं छुपा के चले जाएंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? देखिए ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हमेशा एनर्जी कंजर्व रहता है। क्या रहता है? ऑसिलेटरी मोशन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो हो सकता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ना हो, पर मूव करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अरे बोलो ना, अगर पेंडुलम को यहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ पे है, तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर्कुलर मोशन में पढ़े थे आप लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है कि नहीं है? पर इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। पर यहाँ पे जाएगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। फिर यहाँ से इधर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए उसमें ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच एनर्जी इज कंजर्व, देखिए ऑसिलेटरी मोशन in which energy is oscillatory motion in which energy is conserved, what do you mean by energy conserved? Total mechanical energy
टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल जो किसके इक्वल है, यह है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्लियर है पूरी बात है। दिस इज फॉर द ऑसिलेटरी मोशन ऑलवेज, ये ऑसिलेटरी मोशन के लिए हमेशा ऐसा होगा। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा इसको। ऑसिलेटरी मोशन इन विच एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। ओके, देखिए जी इसमें ऑसिलेटरी मोशन में जो भी फोर्स लगता है या फिर टॉर्क लगता है, पढ़े थे ना, फोर्स और टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर r डिस्टेंस पे सेपरेट होता है तो उसमें एक टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई बात समझ में। तो किसी भी ऑक्सीलेटरी मोशन में अगर फोर्स लग रहा है या फिर टॉर्क लग रहा है, उस टाइप के फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं उसको, रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो अपनी एनर्जी को दोबारा रीस्टोर कर सकता है, दोबारा रीस्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल इलास्टिक, रबर को अगर आप तान दो अब फिर उसको छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, फिर ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा। किसके फोर्स के कारण, दैट इज नोन एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग को आप तान दो, स्प्रिंग को आप क्या करो, स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच करने के बाद फिर छोड़ दो तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि वहां पे कौन सा फोर्स लग गया, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। जिस फोर्स की वजह से उस फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। द फोर्स by which the object can regain the shape and the size known as the restoring force। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीलेटरी मोशन के दौरान, ऑक्सीलेटरी मोशन के दौरान जितना भी फोर्स और टॉर्क लगेगा वो सारा का सारा फोर्स और टॉर्क क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क कहलाएगा। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए। लिखिए जी, द फोर्स और टॉर्क, टॉर्क का काम है रोटेशन प्रोवाइड करना। टॉर्क के वजह से ही कोई सब्सटेंस रोटेट कर सकती है। तो द फोर्स या टॉर्क एक्टिंग इन ऑसिलेटरी मोशन, then it is said to be, क्या कहते हैं उसको, it is said to be restoring force। क्या कहते हैं उसको, restoring force कहते हैं। then it is said to be, समझ में आ रहा है ना, it is said to be the restoring force, या फिर इसको टॉर्क के नाम से जानते हैं, restoring force या टॉर्क। then force and torque acting in oscillatory motion, then it is said to be restoring force या torque। any doubt up to here, नहीं होना चाहिए। साफ दीजिएगा इसको, साफ दो। अच्छा, यहाँ पे डाउट है कि सर ये टॉर्क क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क, ये टॉर्क क्या है। टॉर्क को समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, क्या है जी, जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों कितना जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे अगर सेपरेट है, r पे क्या है, सेपरेट है, तो जो टॉर्क जो होता है वो टॉर्क क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर पूरी बात है। कोई भी एक फोर्स ले लो आप, दैट इज अ टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया फोर्स F और बीच का डिस्टेंस कितना है
आर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान में रखिए मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा ये, मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मान लीजिए कभी ऐसा है कि टॉर्क अभी जो फोर्स और आर दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है, ये आर हो गया और ये फोर्स हो गया ऐसे। अभी देखो फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे आर के साथ में, नहीं लग रहा है क्या, अपोजिट तो है पर एंगल कितना है, थीटा है। तो जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क बराबर ये हो जाएगा एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यानी कि दिस इज द मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ आर साइन थीटा। यही पढ़े थे ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज द मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यही पढ़े थे हमने एन क्या। तो दिस इज द टॉर्क का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, यानी कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये आ गया एन क्या। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। दिस इज द टॉर्क एफ आर साइन थीटा। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो थीटा का मान 90 डिग्री है, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। सो दिस इज f into r हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। दैट्स व्हाई वहां पे लिखा हमने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, टॉर्क इक्वल्स टू f क्रॉस r। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। टॉर्क की वजह से ही कोई भी सब्सटेंस रोटेट करता है। जैसे देखो ना, ये सब्सटेंस था, अब एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स इधर लगा, अब ये फोर्स इधर लगेगा तो ये मतलब फोर्स पीछे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा क्या। फैन में भी कुछ ऐसे ही होता है, फैन भी टॉर्क के वजह से रोटेट होता है। कैसे जी, देखो यहाँ पे ये ब्लेड है ना, एक ब्लेड है, दो ब्लेड हो गया, एक तीसरा ब्लेड ऐसे है, क्या हो जाएगा बताओ। दिस इज द डिस्टेंस r और ये फोर्स लग रहा है f इधर की तरफ, ये हो गया डिस्टेंस, ब्लेड का डिस्टेंस है, और ये फोर्स लग गया इधर की तरफ, ये हो गया डिस्टेंस r और ये फोर्स लग गया इधर की तरफ। क्या हो जाएगा, ये फोर्स इसको खींचेगा, अरे खींचेगा, ये इसको खींचेगा, यानी कि ये अगर इसको खींचा ये इसको खींचा तो ये पूरा रोटेट होगा कि नहीं होगा। तो टॉर्क के वजह से देखो ना, फोर्स और r, ये हो गया यहाँ पे टॉर्क हो गया एफ आर, यहाँ भी टॉर्क हो गया एफ आर। तो टॉर्क का काम क्या है, रोटेशन को प्रोवाइड करना। क्या करना, रोटेशन को प्रोवाइड करना। कभी आपने सोचा है कि गेट में जो है वो जो हैंडल दिया हुआ है, ये टॉर्क समझता आ गया ना। तो टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, फिर उसके बाद छाप लेना। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो डोर होता है, डोर, ये जो डोर है, ये डोर आपका जो हैंडल होता है यहाँ पे, ये हैंडल यहाँ क्यों लगाया हुआ रहता है, यहाँ पे क्यों होता है हैंडल, यहाँ क्यों नहीं होता, यहाँ क्यों नहीं होता। अगर डोर का जो हैंडल है यहाँ क्यों दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया। देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, अगर यहाँ पे डालेंगे तो प्रैक्टिकली आप इसको देखिएगा, यहाँ पे जरा गौर से सुनिए, यहाँ पे देखिए तो ये गेट है हमारा, है ना, विंडो, ये गेट है। अगर ये हैंडल अभी यहाँ पे दिया हुआ है, अरे है यहाँ पे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम डायरेक्ट खोल पा रहे हैं। बट इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे देखो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, देखो उतना ही फोर्स हमने लगाया पर ये गेट खुल ही नहीं रहा है, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है हिंज के साथ में बहुत कम है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डिस्टेंस बहुत कम है, तो टॉर्क बहुत कम जनरेट हुआ, टॉर्क बहुत कम जनरेट हुआ, इसलिए यहाँ से रोटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्टेंस हो गया, रोटेशन कर पा रहे हैं अपन, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स उतना ही था, तो हमारा क्या हो गया जी, कम फोर्स लगाना पड़ा इसको घुमाने में। बट यहाँ पे देखो फोर्स उतना ही लगाया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो टॉर्क ज्यादा हो गया, नहीं समझे, इसलिए प्रॉपर्ली ये रोटेट हो गया, घूम गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ से खींचेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, और आप जो ये 2D में है, यानी कि डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर ये फोर्स अगर ऐसे हो गया तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, r ये हो गया, फोर्स ये हो गया, यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F क्रॉस R, यानी कि टॉर्क यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस तो ज्यादा ये हो गया टॉर्क, इस वजह से इजीली खोल पा रहे हो इसको। अगर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, इसलिए ये घूम ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें टॉर्क होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं इस बात, हाँ या ना, छाप दीजिए इस बात को जल्दी से, मतलब टॉर्क छाप दीजिए आप, लिख लो बच्चों टॉर्क, जिसको नहीं पता है। Guys, next up damped oxidation. What do you mean damped oxidation? देखिए जी,
डैम्प्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एक ऐसा ऑक्सीडेशन तो करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब टू एंड फ्रो करेगा, बट इन विच क्या होता है एनर्जी इज कंज्यूम, एनर्जी क्या होता है खर्च हो जाता है। हमने ऑक्सीडेटरी मोशन में क्या पढ़ा था, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ऑक्सीडेटरी में प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है, हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, जितना एनर्जी इनिशियल था उतना ही एनर्जी फाइनल भी होगा। बट अगर एनर्जी दोनों का बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका एनर्जी में कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है। किसके वजह से, कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। किसके वजह से, रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो उसको मोशन होने में अपोज कर रहा हो, मोशन होने में अपोज कर रहा हो, ऑक्सीडेशन होने में अपोज करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, दैट इज नोन एज अ डैम्प्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अभी मैं देखो इसको, अगर मैं इसको यहाँ से इसको मैं ऑक्सीडेट करवाना चाह रहा हूँ, पर इधर से कोई ऐसा कोई ना कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है लाइक फ्रिक्शन या कुछ भी हो सकता है जो इसको आगे की तरफ प्रॉपर नहीं जाने दे रहा है या पीछे नहीं जाने दे रहा है। इसको कोई पीछे से रेजिस्ट कर रहा है, आगे जा रहा है तो रेजिस्ट कर रहा है, पीछे जा रहा है तो भी रेजिस्ट कर रहा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डैम्प्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसको, डैम्प्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि सच ऑक्सीडेशन इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, energy is consumed due to resistive force and hence the total mechanical energy decreases, known as the damped oxidation। क्या कहते हैं उसको, known as क्या जी, damped oxidation। क्या कहते हैं उसको, damped oxidation के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज नोन एज द SHM। क्या कहते हैं उसको, SHM कहते हैं, नोन एज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अगर किसी सिस्टम पर यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, क्या बोला हमने अभी ये जो पढ़ा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑक्सीलेटरी मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। जो भी फोर्स या टॉर्क लगेगा वो सारे फोर्स कौन सा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो उस सिस्टम पे लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। that this type of motion is called as the simple harmonic motion। अगर इस फॉर्म में होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम समझते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में। ये है हमारा मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, मीन पोजीशन, जहां पे दैट इज नोन एज द x = 0 हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, मीन पोजीशन, जहां से मीन पोजीशन को काइंड ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जो हो गया आपका दैट इज नोन एज द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका राइट एक्सट्रीम और ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम। अभी पढ़े थे ना, देखो ना यहाँ पे अभी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि अभी हम यहाँ पे दिस इज नोन एज द मीन पोजीशन, जहाँ पे ये रेस्ट में है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0 है। वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है। अब जैसे ही ये आगे जाएगा तो सबसे मैक्स पॉइंट जहां पे गया, ये अब इससे आगे नहीं जाएगा, इसको कहते हैं एक्सट्रीम। ये कहते हैं जिंदगी में पूरी चीज एक्सट्रीम हो गई, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं सह सकते अपन। तो एक्सट्रीम मतलब अब उससे कोई ज्यादा नहीं सह सकते अपन, नहीं जा सकते। तो ये हो गया एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, और ये क्या हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया। ये हो गया मीन पोजीशन। तो ये जो टू एंड फ्रो होता है यही तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। अब ये सिंपल हार्मोनिक है कैसे, मैथमेटिकली इस बात को कैसे समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है,
इस बात को जानने के लिए अपने को इसका कुछ डेफिनेशन जानना पड़ेगा कि हम कैसे समझेंगे कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी कि एसएचएम को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है पूरी बातें? ये वाला डायग्राम को आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं मीन पोजीशन, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, साफ दीजिए इसको। एक प्रकार का अभी जो ये है, ये इसको कहते हैं लीनियर एसएचएम। क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं लीनियर एसएचएम। अभी हम इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। जैसे अभी हमने कैजुअली बात को समझ लिया है, इसका डेफिनेशन क्या होगा हम लिखते हैं इसको। ठीक है, पॉजिटिव guys, so what is the definition of simple harmonic motion? Simple harmonic motion क्या होता है? If the force or torque acting on the particle or the body is the directly proportional to the displacement of the body or particle, and it is always directed towards the equilibrium, it is said to be simple harmonic motion। कहा जाता है कि अगर कोई भी फोर्स जो लग रहा है, कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स किसी पार्टिकल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है, किसका हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है जी? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। आई बात समझ में? आसान भाषा में कहें तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो व्हाट इज द सिंपल एसएचएम? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, दैट इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वैल्यू निकालना है तो जो लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे। जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कवर किया है उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं ना? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज द नोन एज द एसएचएम। छाप दो इसको गाइस। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, छाप दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। ठीक है।